हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक सैम्पल पेपर जिसके अंदर 40 MCQs होंगे CS और IP दोनों के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईयर अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। तो आपने एक्सेप्ट स्टेटमेंट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कितनी देनी है, कितनी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो आप एक भी ना दें, अगर आप चाहें तो आप एक दें, और अगर आप चाहते हैं तो एक से ज़्यादा दी जा सकती हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा 0 और मोर। मतलब हम जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं, और अगर हम ना देना चाहें तो हम वहाँ पर 0 भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल द एल्स पार्ट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक बी एक्सिक्यूटेड। और हमारे जो ऑप्शन हैं वो हैं ऑलवेज, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स, व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इन एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑलवेज जो है वो सिर्फ फाइनली ब्लॉक के लिए होता है। फाइनली ब्लॉक जो होता है वो आपका हमेशा ही वहाँ पर कैरी आउट किया जाता है, हमेशा ही एक्सिक्यूट किया जाता है। अगर एक्सेप्शन होगी तो वहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो वहाँ पर एक्सिक्यूट होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एल्स की। तो क्योंकि यहाँ पर ये एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट तब एक्सिक्यूट होता है जब वहाँ पर एक्सेप्शन नहीं होती। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, कैन वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, और इसके लिए जो सही वे होगा वो उसने पूछा है कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कभी भी वहाँ पर एक से ज़्यादा एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स होती हैं तो हमारे को बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर देना होता है। फोर्थ क्वेश्चन, द एंड from which elements are added or deleted is called dash of a stack। स्टैक का वो कौन सा पार्ट होता है जहां पर हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या वहां से हटा सकते हैं। तो स्टैक के उस पार्ट को हम टॉप बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी बी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू अ फुल स्टैक रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन कॉल्ड। अगर एक स्टैक या क्यू, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर हम ले लें, अगर वो पूरा फुल है और वहाँ पर हम कोई एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में ओवरफ्लो एक्सेप्शन आती है, जो कि हमारा ए पार्ट है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डैश एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ऑप्शन है पॉप, पुश, इंसर्ट, और डी ऑप्शन जो है वो कंबाइंड ऑप्शन दे रहा है ए और बी का। पॉप जो है वो वहाँ पर डिलीटिंग के लिए होता है, अगर एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। पुश आपका ऐसा फंक्शन है जो वहाँ पर ऐड करवाता है एलिमेंट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ही होने वाला है यहाँ पर। सेवंथ क्वेश्चन है, बिल्ट इन मेथड ऑफ लिस्ट टू ऐड एन एलिमेंट टू द स्टैक। ऑप्शन है राइट, रीड, अपेंड, ऐड। इसमें हम ये जानते हैं कि स्टैक जो है वो हमारे पास कोई बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हमें बनाना पड़ता है। और हम बनाते कैसे हैं, हम बनाते हैं लिस्ट से। लिस्ट के अंदर अगर मान लो हमने कोई एक एलिमेंट को ऐड करना होता है तो हम वहाँ पर अपेंड जो है वो यूज़ करते हैं स्टैक के केस में। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। एट क्वेश्चन है, ट्राइंग टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट्स इनटू अ स्पेशल कंडीशन। अगर हमारा स्टैक है या क्यू के साथ हम वहाँ पर डील कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हमारे पास एम्प्टी स्टैक है या एम्प्टी क्यू है, मतलब वहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं, और हम वहाँ से एलिमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे बोलते हैं अंडरफ्लो। तो हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द वर्स्ट केस अकर्स इन लीनियर सर्च एल्गोरिथम व्हेन item is somewhere in the middle of the array, item is not in the array at all, item is the last element in the array, item is the last element in the array, और item is not there at all। तो अब वर्स्ट केस है क्या। वर्स्ट केस इसका मतलब लीनियर सर्च को वहां पर सबसे ज्यादा काम करना पड़े, मतलब इनएफिशिएंट हो जाए एक तरह से, क्योंकि ज्यादा टाइम लेगी तो वो इनएफिशिएंट सर्च मानी जाती है। तो यहाँ पर इनएफिशिएंट वो कब होगी, अगर वहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। लीनियर सर्च में हमें एक एक एलिमेंट सर्च करना होता है, तो अगर हम एक एक एलिमेंट को सर्च करते जाएंगे और हमें वहाँ पर लास्ट तक जाना पड़ेगा तो ऐसे में ये इनएफिशिएंट हो जाएगी। लास्ट तक कब जाना पड़ता है, जब वहाँ पर लास्ट एलिमेंट ही हमारा एलिमेंट हो या फिर हमारा एलिमेंट हो ही ना, दोनों केसेस में उसको लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्स्ट केस जो है वो हमारा डी पार्ट में होगा, यानी जब वहाँ पर एलिमेंट या तो हो ही ना या फिर हमारा एलिमेंट सबसे लास्ट में हो। तो ये था हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th पे। इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल देन डैश सॉर्टिंग कैन बी एफिशिएंट। हमारे पास मर्ज, हीप, सिलेक्शन, बबल में
जो बबल सोर्टिंग है, अगर मान लो बहुत कम रिकॉर्ड हैं, ज़्यादा होंगे तो बबल सोर्ट जो है बहुत इनएफिशिएंट हो जाती है, लेकिन अगर कम होते हैं हमारे वहाँ पर रिकॉर्ड्स तो ऐसे में बबल सोर्टिंग जो है वो काफ़ी एफिशिएंटली काम करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी होने वाला है। हमारा 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोर्टिंग एल्गोरिथम मेजर्स द डैश एज फंक्शन ऑफ द नंबर n ऑफ आइटम्स टू बी सॉर्टेड। और हमारे को यहाँ पर ऑप्शन में एवरेज टाइम, रनिंग टाइम, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दिए हुए हैं। तो इसका मतलब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या चीज़ ऐसी है जिसे हम फंक्शन ऑफ n में मेज़र करते हैं। n जो है वो क्या है, वो है आइटम्स टू बी सॉर्टेड, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो भी हमने सॉर्ट करनी है वो हमारी n है। फंक्शन ऑफ n मतलब f ऑफ n का कुछ भी, n का स्क्वायर हो, n का वहाँ पर हम वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी एक फंक्शन बना लें किसी भी तरीके से, तो हम वहाँ पर क्या मेज़र करते हैं वो ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम है हमारी उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या मेज़र करती है एज फंक्शन ऑफ द नंबर। तो ऐसे में हमारा आंसर है केस कॉम्प्लेक्सिटी। केस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया जाता है वहां पर फंक्शन ऑफ नंबर के हिसाब से, फंक्शन ऑफ n के हिसाब से। तो ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। सबसे पहली चीज उसने बोली है मस्ट यूज अ सॉर्टेड एरे। ऐसा तो करना पड़ता है और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमें वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट सॉर्ट करने पड़ते हैं तो वो अपने आप में एक इनएफिशिएंट वे हो जाता है, उसमें अपने आप ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप खुद सोचो कि हमारे पास मिलियंस के अंदर वहाँ पर एरे के अंदर एलिमेंट होंगे, जैसा कि अगर मान लो हम एक गूगल सर्च की बात करें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जब हमारे पास एक नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है तो ऐसे में ये एक इनएफिशिएंसी बन जाती है, ये एक लिमिटेशन बन जाती है। तो ये एक लिमिटेशन है। Requirement of sorted array is expensive when a lot of insertion and deletions are needed. अगर मान लो हमारे पास एक एरे है और उसके अंदर जो है ऑब्वियस है नई नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हम डिलीट कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको सॉर्ट करना हर बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू एक्सेस मिडल एलिमेंट डायरेक्टली। बाइनरी सर्च का जो मेन वहाँ पर की पॉइंट है वो है ही ये कि हमारे को बार बार मिडल एलिमेंट पे जाना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए लिमिटेशन वहाँ पर होती है कि अगर वहाँ पर मैकेनिज्म अच्छा नहीं हुआ हमारे को मिडल एलिमेंट देने वाला तो ऑब्वियस है इनएफिशिएंट हो जाएगी हमारी सर्च। फोर्थ ऑप्शन हमसे कह रहा है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज नॉट एफिशिएंट व्हेन द डेटा एलिमेंट्स आर मोर देन 1500, मतलब 1500 से ज़्यादा होंगे तो वो नहीं होगा। तो ऐसा ये नंबर जो है ये यहाँ पर लिमिटेशन हमारे लिए नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो होने वाला है डी। 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है गेनिंग समवन एल्सेज आइडेंटिटी विदाउट हिज और हर नॉलेज एंड मिस यूज, ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट है, एंड मिस यूजिंग इट इज, अगर हम उसको मिसयूज करते हैं तो वो क्या है। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन है साइबर फ्रॉड, साइबर थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा फ्रॉड। अगर हम किसी की आइडेंटिटी वहाँ पर चुरा रहे हैं, वो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट मिसयूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, और यही इसका आंसर है, यानी सी पार्ट। 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिवन x1 इज दिस, x2 इज दिस, और इसी तरीके से हमारे पास चार जो है वो x की वैल्यू दी हुई है और वहाँ पर हमारे को सिग्मा 1 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसके लिए आपको CS और IP की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है ये। मतलब हमारे पास अगर चार वहाँ पर x वेरिएबल दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है, और अगर वहाँ पर सिग्मा 1 to 4 अगर दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि I की वैल्यू वहाँ पर 1 से 4 जा रही है, ध्यान रखो। तो इसका मतलब x1 + x2 + x3 + x4 करना है हमने। तो बहुत ही इजी हमारे पास ऑप्शन है, चारों को आप ऐड कर दोगे जिसका आंसर आएगा 48। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द कॉल रिसीव्ड ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज। तो 7 कंसेक्यूटिव डेज में हमारे पास कॉल जो रिसीव हो रही है वो 11, 30 और जो भी आप नंबर देख रहे हो वो है। अब यहाँ पर हमें मोड निकालना है, तो मोड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें भी हमारे को CS और IP की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो यहाँ पर 13 एक ऐसा है जो यहाँ पर 2 बार अकर कर रहा है, 2 बार उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी 2 है, तो इसीलिए हमारा जो मोड है वो यहाँ पर 13 होगा। तो आंसर होगा हमारा बी। 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन। ट्रिम, ट्रंकेट, लेफ्ट, मिड।
इसमें जो ट्रंकेट है ये यूज़ किया जाता है रोज़ को डिलीट करने के लिए किसी टेबल की, तो ये एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं होता है एसक्यूएल में। अब 17 क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक क्वेरी दी हुई है। ये जो हमारे पास इन str क्वेरी होती है, इसमें जो भी हम सेकंड स्ट्रिंग या कहें तो सब स्ट्रिंग देते हैं उसे हम फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इंडिया के अंदर DI को देखें तो हमारे पास D जो है वो वहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है। तो अगर वो हमसे जैसे मांग रहा है कि क्वेरी में हमारा आउटकम क्या होगा, तो ऐसे में वो पोजीशन नंबर होगा। अब पोजीशन नंबर क्या है हमारा D का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा जो नंबर है वो है 3, तो हमारा नंबर 3 है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है हमारा B। 18 क्वेश्चन जो है उसमें भी हमारे को एक क्वेरी दी हुई है और इसमें भी हमसे आउटपुट जो है पूछा हुआ है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हमारे को नंबर यहाँ पर डेसिमल के अंदर दिया हुआ है इसको हमने राउंड ऑफ करना है, क्योंकि राउंड हमारा फंक्शन वहाँ पर काम कर रहा है। कितने प्लेसेस में करना है तो वो हमारे को बाद में मेंशन किया हुआ है 2, तो इसका मतलब हमारे को सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए फाइनली। तो इसका मतलब जो यहाँ पर थर्ड डेसिमल प्लेस है जो कि 9 वैल्यू रखता है, वो वहाँ पर 6 को अल्टर करेगा। कैसे करेगा, वहाँ पर इंक्रीमेंट दे देगा 1 का, तो ऐसे में जो आपका 6 है डेसिमल के बाद वो हो जाएगा 6 राउंडिंग ऑफ के बाद। तो ऐसे में आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है 153.67। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से हमें एक क्वेरी दे रहा है और हमसे फिर पूछा गया आउटपुट क्या होगा। इसके अंदर जो है वो हमारे को एक डेट दी हुई है स्ट्रिंग में और उसका मंथ पूछा हुआ है। तो जब कभी भी हमसे मंथ पूछा जाता है, मंथ नेम नहीं, तो ऐसे में सिंपल एक नंबर हमारे सामने आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रिंग फंक्शन दैट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इज, और हमारे पास ऑप्शन हमारे सामने ही है और आंसर जो है वो इसका 17th क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आप 17th क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो 17th क्वेश्चन को देखते हुए मैं सीधा आपको ऑप्शन यहाँ पर दे देता हूँ, हमारा ऑप्शन होगा बी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है द मलिशियस प्रोग्राम यूज फॉर ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग द यूजर्स की स्ट्रोक। मतलब हम अगर अपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं और कोई एक प्रोग्राम जो है उन की स्ट्रोक को वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा प्रोग्राम है। तो ऐसा प्रोग्राम जो है उसे हम बोलते हैं की लॉगर, जो जनरली हैकर्स यूज़ करते हैं ताकि वो हमसे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स मतलब आप जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन डालते हैं ऐसी साइट्स पे जहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत होती है, वो भला ही सोशल साइट्स हों, भला ही वो आपकी बैंकिंग साइट्स हों, उन पे आपको वहाँ पासवर्ड, आपको वहाँ पर आईडी जो है वो देनी होती है। और की लॉगर जैसे जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में अगर आ जाते हैं तो ऐसे में वो जो हमारे की स्ट्रोक्स होते हैं उनको हैकर तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं उनकी। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है ए। 22nd क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द इंटीजर वैल्यू। हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन जो है वो घूम के आ गया एक तरह से। मतलब जो 17th क्वेश्चन में आपने देखा था उसमें आपके पास जो INSTR था उसने आपको क्या दिया था, एक नंबर दिया था, और उसी को पूछने के अलग अलग ढंग, उसी के बारे में अलग अलग वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो हमारा जो आंसर है इसमें भी वही होने वाला है, INSTR। 23rd क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉड्यूल और लाइब्रेरी इन पाइथन। और 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब जो हैं वो आप जानते होंगे कि ये जो हैं ये हमारे पास वहाँ पर लाइब्रेरीज होती हैं जो पाइथन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं। इसमें एक पाईप्लॉट जो है वो यहाँ पर सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब का। तो ये जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है कि ये जो है ये मेन मॉड्यूल या लाइब्रेरी नहीं होती पाइथन के अंदर। और इसी के साथ हम चलते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है पैंडाज स्टैंड्स फॉर। और हम जानते ही हैं कि पैंडाज जो है वो एक्रोनिम कहाँ यूज़ किया जाता है, पैनल डेटा के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी यूज फॉर एनालाइजिंग डेटा, मैथ, रैंडम, पैंडाज, पाई, माई एसक्यूएल। तो यहाँ पर पैंडाज लाइब्रेरी हमारी ऐसी है जो हम यूज़ करते हैं एनालाइजिंग के लिए, जो भी हमारा डेटा होता है उसको। 26th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पैंडाज आर। तो पैंडाज के अंदर जिन्होंने भी काम किया हुआ है वो जानते हैं सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो माने जाते हैं। तो ऐसे में सी हमारा ऑप्शन होने वाला है। द टेक्निक टू समराइज गिवन डेटा बाय ट्रांसफरिंग रोज टू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसफर, ट्रांसपोज, पिवटिंग, स्वैपिंग। तो आपने याद रखना है कि हमारा जो आंसर है इसमें वो होने वाला है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज जो है वो जनरल टर्म है एक, जो यूज़ की जाती है जब भी रोज और कॉलम के अंदर इंटरचेंजिंग कोई भी ऐसी बात होती है।
तो एक जनरल सेंस में भी इसको आप याद रख सकते हैं। 28th क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप। बार चार्ट तो नाम में ही चार्ट है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होते हैं ये हमारे पैनल पे हमारे सामने आते हैं, मतलब इनको बनाने के लिए आपको जो है वो एक शीट चाहिए होती है। हिस्टोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बार चार्ट जैसा ही दिखेगा आपको। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो सिंपल हमारे पास एक कर्व होता है, लेकिन कर्व को बनाने के लिए भी आपको एक पेपर चाहिए, मतलब एक 2 डायमेंशनल प्लेन चाहिए। तो ऐसे में ये सारे के सारे चार्ट टाइप होते हैं। पाई प्लॉट अगर हम बात करें तो वो तो एक सब मॉड्यूल है पाइथन का, तो ये एक चीज़ हमारी यहाँ पर आंसर में आ जाएगी। पाई प्लॉट ये हमारा चार्ट टाइप नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन की, जो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड विद डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स में काउंट, सम और मैड ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लेंथ जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। लेंथ की जगह वहाँ यूज़ किया जाता है लेन, LEN, जो वहाँ पर लेंथ देने का काम करेगा। 30th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट विजुअलाइज डेटा, चार्ट्स, मैप, शेप्स, ग्राफ्स। आपको पता होना चाहिए कि चार्ट्स, मैप्स और ग्राफ्स जो हैं ये तो यूजुअली हम हमेशा ही यूज़ करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हम वहाँ पर डेटा को किसी एक कंडेंस्ड फॉर्म में सामने रख सकें, जस्ट एक फिगर की तरह। तो ऐसा जो है वो चार्ट्स, मैप्स और ग्राफ्स की हेल्प से किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर शेप्स ऑप्शन है, मतलब हमारा सी ऑप्शन, ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होने वाला है 31st क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश इज राइट ऑफ द क्रिएटर और ओनर टू अर्न रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स यूजिंग देयर क्रिएशन और इन्वेंशन। मतलब अगर हमने कोई चीज़ इन्वेंट करी है या कोई चीज़ बनाई है तो हमें ही उसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, ये कौन इंश्योर करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेंशन प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स या IT एक्ट। तो ऐसे में कॉपीराइट जो है वो हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट जो हैं उनको रिजर्व रखती हैं, तो हमारा ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता? तो फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, सॉफ्टवेयर, स्लोगन्स में अगर हम देखें तो स्लोगन्स एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है कॉपीराइट से। स्लोगन कोई भी दे सकता है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट किसी की तरफ नहीं जा सकता। अब 33 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। अगर आपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो सबसे तेज़ आज की डेट में अगर हम मेथड देखें तो वो लाइट की फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, मेनली इंटरफेरेंस नहीं होती। तो हमारा जो डेटा होता है वो वहाँ पर बिना इंटरफेरेंस के जाएगा, तो हमारे पास सिग्नल लॉस बहुत कम है और स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है फाइबर ऑप्टिक की हेल्प से। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। 34 क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ NIC, और NIC की फुल फॉर्म सीधी सीधी आपने याद करनी है बिना कंफ्यूजन के, ये होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कार्ड जो है ये यूज़ किया जाता था किसी टाइम में मदरबोर्ड के साथ में, जब हम लैन को डायरेक्टली वहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते थे। आज की डेट में हमारे पास जो है वो इनबिल्ट पोर्ट आते हैं, तो हम लैन को सीधा सीधा मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन पहले जो है NIC अलग से कार्ड हुआ करते थे जो मदरबोर्ड में लगाने पड़ते थे, तब हम वहाँ पर लैन कनेक्शन दे सकते थे। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 35 इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड, चेस्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल। ये जो है ये कॉमन सी टर्म हो गई है आज की डेट में, अगर देखें तो ज़्यादातर जो है आप में से जानते होंगे, ये है स्टॉकिंग। अगर किसी भी एक पर्सन को वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन जो है वो भला ही सोशल साइट्स हो, भला ही रियल लाइफ हो, वहाँ पर लगातार उसको फॉलो करता है, चेज करता है, उसकी जो पिक्स हैं उनको वहाँ पर फॉलो कर रहा है, उस पर कमेंटिंग कर रहा है। कमेंटिंग इनफैक्ट ना भी कर रहा हो, अगर वो जस्ट उनको देख रहा है, उनकी वहाँ पर चैट जो है उसको सर्च कर रहा है, तो इसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड इन पैंडाज यूजिंग द फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो होता है सीरीज, लेकिन आपने ध्यान रखना होता है कि आपका S जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो आपका फंक्शन जो है वो यहाँ पर आपको B ऑप्शन में मिलेगा, जो सीरीज क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल।
तो कमर्शियल ईमेल्स जो हैं वो हमारे पास जब आती हैं तो वो वायरस और मेलवेयर नहीं होती, बल्कि वो स्पैम की तरह आती हैं। ये भी एक कॉमन टर्म हो गई है। अगर आप कोई भी वहाँ पर ईमेल जो है वो यूज़ करते हैं, वो आपकी जीमेल हो या आप वहाँ पर रेडिफ यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक कैटेगरी होती है स्पैम की। और वो स्पैम होता क्या है, वो सिंपल कमर्शियल ईमेल्स होती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो हमारे को तब भी सेंड कर देती हैं, तो ये स्पैम है। नेक्स्ट जो है वो हम बढ़ते हैं 38th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट डज नॉट डिवाइड अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर फिर से अगर देखें तो हम स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्वार्टाइल्स हो या परसेंटाइल्स हो या मीडियन हो, ये मेन डेटा जो है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो वहाँ पर डेटा को डिवाइड करके छोटे पार्ट्स नहीं बना रही है, बल्कि ये हमें बताती है कि हमारा जो जनरल डेटा है वो मीन से, मीडियन से या मोड से कितना वहाँ पर डेविएट कर रहा है, कितना दूर जा रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर नेटवर्क इज। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम कंप्लीट करते हैं जरा सेंटेंस को। कंप्यूटर नेटवर्क इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, करेक्ट सेंटेंस है। कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ये भी सही बात है। कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो होने वाला है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी 40th क्वेश्चन, ये हमारे को कह रहा है सिलेक्ट लेंथ विनर। तो ये हमारे पास एक एसक्यूएल क्वेरी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने अपनी कीमत नहीं रखी। जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी एक वहाँ पर इज्जत होती है, तो इसने अपनी वो रिस्पेक्ट बना के नहीं रखी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके पास ये। इसमें आपने क्या करना होता है, सिंपल आपके कैरेक्टर्स आपने काउंट करने हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं आपके पास 6 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट है उसमें यही 6 जो है वो आने वाला है। तो इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर जो है वो ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरा समझाने का मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।